देखिए आपका ये रेंट कंट्रोल एक्ट में आपका सेक्शन 2 चल रहा था भाई। यहाँ से मेंस में आपका क्वेश्चन बना है। मेंस में जो क्वेश्चन यहाँ से बना है वह यह बना है कि उन भवनों का उल्लेख करिए जिन भवनों पर उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 लागू नहीं होता, या किन भवनों को इस एक्ट से या इस अधिनियम से छूट मिली है। अर्थात वे कौन से मकान हैं जिन पर कि यह कानून अप्लाई नहीं होगा। ये मेंस में भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। और इसमें एक दो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन है जो प्री में भी भाई पूछे जाते हैं। उस समय पूछा जाता है कि भाई कितने समय तक छूट दी जाएगी कभी काल। तो फिर एक बार एक एक करके शुरुआत किया जाए। उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 की धारा 2 में उन भवनों का उल्लेख किया गया है जिन भवनों या मकानों पर यह कानून लागू नहीं होता, यानी कि इस कानून के तहत किराए का निर्धारण इत्यादि नहीं किया जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे भवन हैं, एक एक करके देखिए भाई। आपका आपका वन का ए दिया गया है, कल बता भी गया था। किसी ऐसे भवन पर जिसका मकानदार सरकार हो, यानी कि अगर कोई भवन की मालिक सरकार है यानी कि ओनर सरकार है, तो उस भवन पर यह कानून लागू नहीं होगा, यानी कि उस भवन के लिए इस कानून के तहत किराए का निर्धारण नहीं किया जाएगा। पहला याद रखिए। इसी में है मकानदार सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी हो। लोकल अथॉरिटी या स्थानीय प्राधिकारी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई आपका नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, यानी कि किसी जिले में या किसी स्थान में वह प्राधिकारी हो। यानी कि लोकल अथॉरिटी का मतलब ये हुआ। आपका इसको जोड़ सकते हैं संविधान के अनुच्छेद आपका 12 से भी, कि वहाँ भी स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी को स्टेट माना गया है। तो जैसे कि नगर निगम हो गया, आपका बिजली विभाग हो गया, विकास प्राधिकरण हो गया, ये सब माने क्या जाते हैं, लोकल अथॉरिटी। देखिए इन्हें कानून को लागू करने की और नियम बनाने की शक्ति कानून देता है। और आगे बताया जाएगा। इसके बाद या कोई सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम यानी कि कारपोरेशन, कारपोरेशन यानी कि कंपनी। तो जितनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जैसे इंडियन ऑयल से लेकर तमाम चीज़ें, ये इनके भवनों पर ये कानून लागू नहीं होगा। इसके बाद आपका दिया गया है या कोई कंटोनमेंट बोर्ड। कंटोनमेंट बोर्ड का मतलब ये हुआ कि मलेट्री का एरिया हो। यानी कि जैसे कि कई भवन ऐसे हैं जो मलेट्री ने बनाया है, और उन भवनों पर भी इस कानून को लागू नहीं किया गया है। यानी कि बात ना करिए भाई, उन भवनों पर भी इस कानून को क्या किया गया है, छूट दी गई है। अगला देखिए भाई, दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के या उसमें निहित किसी भवन पर। यानी कि अगर कोई शिक्षण संस्थान है, वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसकी कोई बिल्डिंग है इत्यादि, तो उन बिल्डिंगों पर भी या उन कमरों के लिए जो लड़के उड़के इत्यादि रहते हैं, उसमें भी यह कानून लागू नहीं होगा। याद करिएगा। अगला देखिए, तीसरा, किसी सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था के या उसमें निहित किसी भवन पर। यानी कि कोई खैराती संस्था है या चैरिटी संस्था है या पूर्त संस्था है, या कोई सार्वजनिक धार्मिक, निजी नहीं, याद रखिए कैसी, कोई सार्वजनिक धार्मिक संस्था है, तो उसके मकानों पर या उसकी बिल्डिंग पर
या उसके भवनों पर भी यह कानून बैठिए भाई यह कानून आपका लागू नहीं होगा। ये भी याद रखिए भाई, उसके भवनों पर यह कानून लागू नहीं होगा। अगला देखिए आपका, किसी वक्फ जिसमें वक्फ अलल औलाद भी सम्मिलित हैं, क्या के या उसमें निहित किसी भवन पर, यानी कि कुल मिलाकर किसी वक्फ के भवन पर और जिसमें कि वक्फ अलल औलाद भी शामिल है, यानी कि फैमिली वक्फ या पारिवारिक वक्फ कहा जाता है। वक्फ अलल औलाद को आपका पारिवारिक वक्फ कहा जाता है। इन भवनों पर भी यह कानून अप्लाई नहीं करेगा। देखिए वक्फ बताना पड़ेगा थोड़ा भाई, वक्फ अलल औलाद क्या है ये। देखिए वक्फ पहले समझिए तब बताया जाए आगे। देखिए वक्फ होता क्या ये थोड़ा समझिए, आपका इसका थोड़ा इतिहास से पढ़ना है, हल्का सा 2-3 मिनट एक्स्ट्रा समझिए भाई, ताकि वक्फ और वक्फ अलल औलाद है तभी तो समझेंगे। वक्फ और एक होता है वक्फ अलल औलाद। देखिए वक्फ का इतिहास से मैं 2 मिनट बताता हूँ एक्स्ट्रा जाकर। ये अरब समाज में पैगंबर साहब के समय युद्ध हुआ करते थे ज़्यादा, और उस समय आपका अबू बक्र ने आपका खैबर प्रांत में एक जमीन का टुकड़ा जीता था। यानी कि अबू बक्र महोदय खैबर प्रांत में एक आपका जमीन का टुकड़ा जीते थे, और वह पैगंबर साहब के पास जाकर उनसे पूछे कि इस जमीन का अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। तो पैगंबर साहब ने कहा कि इसके असल को बांध दो। असल को बांध दो का मतलब कि मूल को बांध दो, और इसके फलोभोग को यानी कि इस जमीन से उत्पादन को आपका गरीबों के लिए प्रयोग करो, आपका समाज के लिए प्रयोग, औलादों के लिए, संतानों के लिए, अपनी के लिए प्रयोग करो। और यहीं से वक्फ की शुरुआत होती है। पहला वक्फ आपका खैबर प्रांत का ये जमीन का टुकड़ा माना जाता है। बाद में धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि जो वक्फ संपत्ति होती है उसका स्वामी अल्लाह होता है, और अल्लाह के बंदे के तौर पर एक व्यक्ति उसकी देख रेख करता है। जो व्यक्ति देख रेख करता है उसे मुतवल्ली कहा जाता है। यानी कि वक्फ की देख रेख करने वाले को क्या कहा जाता है? मुतवल्ली। मुतवल्ली अल्लाह की ओर से उस जमीन का एक तरह से गार्जियन है, लेकिन गार्जियन भी नहीं है, न्यासी है, तो न्यासी से भी उसका कर्तव्य भिन्न है। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ से देख रेख का बंदे के तौर पर अल्लाह की ओर से उस मकान की देख रेख करने का कर्तव्य या जमीन का किसका है? मुतवल्ली का। जो ये अलग कानून बने भाई, कानून है उतना अब नहीं बताना है। तो जो जमीनें वक्फ में आ गई, याद रखिए उसका नहीं होगा। औलाद का मतलब जिस मकान से या जमीन से का वक्फ बनाया जा सकता है भाई, आपका जमीन का, आपका मकान का, या बकरी, भेड़, ये सब का बनाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और इनका जो माने इनसे जो आय उत्पन्न होगी, अगर कोई व्यक्ति इनकी आय का निकाल, तो यह भी वक्फ वैध माना जाएगा।
क्योंकि ये खुद पैगंबर साहब का वाक्य है कि अपनी औलादों के लिए भी तुम क्या करो, कुछ करके जाओ, ताकि भविष्य में वे भूखमरी के शिकार न हो। और इसीलिए पैगंबर साहब ने वसीयत पर भी रोक लगाई कि सामान्यतः कोई मुस्लिम अपनी पूरी संपत्ति का 1/3 हिस्से से अधिक हिस्से तक वसीयत नहीं कर सकता। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब आप सब जीवित रहेंगे, दूसरे को दे देंगे, तो आपके पुत्र पुत्री या उत्तराधिकारी या औलादें संतानें क्या करेंगी भाई, कहाँ से खाएंगी। तो जो वक्फ यानी कि ये बताया गया आपका वक्फ, और इसी में आपका एक प्रकार कौन है, वक्फ अलल औलाद। तो किसके लिए वक्फ बनाया गया, तो वक्फ अलल औलाद कहा जाएगा परिवार के लिए, संतानों के लिए, ये वैध है। याद रखिएगा वर्तमान समय में भी जो वक्फ कानून बना है ये क्या है, इसका इतिहास अब नहीं बताया जाएगा, बहुत लंबा चल जाएगा। देखिए आगे भाई आपका किसी ऐसे भवन पर जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अर्थ में फैक्ट्री के रूप में प्रयोग किया जाता हो अथवा प्रयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत हो, जहां ऐसी फैक्ट्री का संयंत्र भवन के साथ पट्टे पर दिया गया हो। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन देखना है कि फैक्ट्री अधिनियम के तहत जो फैक्ट्रियां स्थापित हुई है या जिनको पट्टे पर दिया गया है, भवन को भी और यंत्र को भी, ऐसी दशा में कह सकते हैं कि ऐसी दशा में उन मकानों पर भी यह कानून अप्लाई नहीं करेगा। अगला देखिए भाई, किसी ऐसे भवन पर जो किसी अन्य औद्योगिक प्रयोजन के लिए अर्थात किसी माल के निर्माण, माल यानी कि सामान के निर्माण, सामान के संरक्षण या प्रक्रिया यानी कि सामान बनाने के लिए प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जा रहा है, या सिनेमा या थिएटर के लिए प्रयोग किया जाता है अथवा प्रयोग किए जाने के लिए अभिप्रेत हैं, यदि भवन में ऐसे प्रयोजन के लिए लगाया गया संयंत्र तथा उपकरण भवन के साथ पट्टे पर दिए गए हों, तो यह कानून उस पर अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि कुल मिलाकर जहाँ की उद्योगों के लिए सामान बनता है उस पर भी लागू नहीं होगा। जो सिनेमा या थिएटर के भवन हैं उस पर भी यह कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जो नियम है वह अलग चलता है, सिनेमा या थिएटर। लेकिन आपका एक इसमें परंतु क्या प्रतिबंध भी हैं, और उसी को थोड़ा गौर करना है। देखिए आपका इस खंड की कोई बात सिनेमा या थिएटर के परिसर में स्थित किसी दुकान या अन्य भवन के संबंध में जिसकी किराएदारी सिनेमा या थिएटर की किराएदारी से अलग स्थापित हुई हो, प्रभावी नहीं होगी। आप लोग देखते होंगे कि जो सिनेमा हॉल या थिएटर होते हैं वहाँ आपका छोटी छोटी या बड़ी जो भी हो दुकानें भी रहती हैं। तो अगर सिनेमा या थिएटर की किराएदारी से अलग उन दुकानों को किराया पर उठाया गया है, याद रखिएगा, तो यह कानून उन दुकानों पर भी अप्लाई करेगा। यानी कि जब आप सिनेमा देखने जाइए या थिएटर जाइए तो होती हैं जो आप थिएटर में ही बनी रहती हैं और उनको किराए पर उठाया गया है, और 10 रुपया का जो सामान रहेगा देंगे 15-20 रुपया में, यानी कि कम में नहीं देते। कितना में देते हैं, हाँ 10 का रहेगा तो सीधे 20 में देंगे। अगर वह दुकानें किराए पर उठाई गई है तो भले थिएटर से जुड़ी हो या थिएटर के क्या सिनेमा के बिल्डिंग में हो, उन पर यह कानून
अप्लाई होगा, यानी कि उसका किराया इस कानून के तहत निर्धारित किया जा सकता है। याद रखिए, सिनेमा नहीं बल्कि उसमें क्या, दुकान है। और दुकान। इस खंड की नहीं, उसको थोड़ा सीधा देखिए। इस खंड, यह खंड अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अपवाद का अपवाद हो गया ना। फिर एक बार देखिए, वो थोड़ा उल्टा पढ़ लिए ना। देखिए इसका, देखिए आपका किस बिल्डिंग पर यह कानून लागू नहीं होगा, ये मैं बताया। तो सिनेमा और थिएटर। लेकिन जो सिनेमा और थिएटर पर लागू नहीं होगा, तो अगर सिनेमा और थिएटर के अंदर दुकान बनी है और उसको सिनेमा थिएटर से अलग किराए पर दिया गया है, तो ये खंड लागू नहीं होगा। कानून तो लागू होगा ही, ये खंड भाई कानून नहीं कहा जा रहा है। तो थोड़ा दो बार अपवाद हो गया, इसलिए दिक्कत है। देखिए आगे भाई आपका अगला, देखिए किसी ऐसे भवन पर जो सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद के स्थान, जिसके अंतर्गत कोई खेल कूद का स्टेडियम भी है किंतु सिनेमा या थिएटर नहीं है, क्योंकि सिनेमा और थिएटर के लिए ऊपर अलग व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि सिनेमा या थिएटर के अलावा आपका कोई सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद प्रमोद का स्थान है या आपका खेल कूद का स्टेडियम है, तो ऐसी दशा में आपका क्या यह कानून उस भवन पर लागू होगा कि नहीं। यानी कि मनोरंजन के जो स्थान है, आमोद प्रमोद के जो स्थान है, या जो स्टेडियम खेल कूद के हैं, उस पर भी यह कानून अप्लाई नहीं होगा। याद रखिए। अगला देखिए, किसी ऐसे भवन पर जो आपका सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधिनियम 21 के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी या सहकारी समिति, कंपनी, फर्म द्वारा निर्मित किया गया या धृत हो, और जो केवल अपने अध्यासन के लिए या अपने किन्हीं अधिकारियों या कर्मचारियों के, चाहे किराए पर या बिना किराए के, अध्यासन के लिए अथवा अतिथि गृह के रूप में आपका कह सकते हैं प्रयोग किया जाए, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, या सामान्य कार्य के दौरान व्यवहार में प्रयोग किया जाए, जैसे गेस्ट हाउस या मीटिंग हॉल होता है। पूरा इसको समझिए, थोड़ा लंबा लंबा वाक्य है, इसको तोड़कर भाई बताया जाए। देखिए, यानी कि अगर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन रजिस्टर्ड किसी सोसाइटी या संस्था ने का अगर भवन बनाया हो, या किसी कार सहकारी समिति ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने भवन बनाया हो, या किसी कंपनी ने बनाया हो, या फर्म ने बनाया हो, या तो बनाया हो या धृत किया हो। धृत किया हो का मतलब ये हुआ धारण किया हो, यानी कि स्वयं नहीं बनाया। हो सकता है किसी को ठेके पर दे दिया हो, और जब भवन बन गया तो उसको क्या कर लिया हो, होल्ड। होल्ड यानी कि धृत। धृत मतलब धारण किया हो। और ऐसे भवनों में बाहरी लोग नहीं रह रहे हैं, ये भी सतर्क रहना है। ऐसे भवनों में उस सोसाइटी, उस कंपनी या उस फर्म के ही लोग रहते हैं, या उसके कर्मचारी, कर्मचारी कहिए रहते हैं, या कभी काल आपका अतिथि गृह, यानी कि अगर कोई बाहर से अतिथि आता है तो उन भवनों में ठहराया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि कभी काल वहाँ कार्य के बारे में व्यवहार चर्चा होती है, यानी कि बैठकबाजी होती है या मीटिंग होती है। तो इन ऐसे भवनों पर भी यह कानून आपका अप्लाई नहीं करेगा। यानी कि कुल मिलाकर फर्म का भवन है, सोसाइटी का भवन है,
या कह सकते हैं कंपनी का भवन है, तो ऐसे भवनों पर यह कानून लागू नहीं होगा। अगला देखिए भाई, किसी ऐसे भवन पर जिसका मासिक किराया 2,000 रुपये से अधिक हो। यहाँ एडजस्ट फ्री में भी पूछा जाता है कि किन भवनों पर यह कानून लागू नहीं होगा, जिसका मासिक किराया दे देगा 5,000 से अधिक हो, दे देगा 3,000 से अधिक हो, माने 2,000 से अधिक हो, इन और आपका 1,000 से अधिक हो। ये भी पूछ सकता है कि कब लागू नहीं होगा, तो फिर सतर्क रहिए भाई, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जिन मकानों का मासिक किराया आपका 2,000 से मंथली, मासिक माने मंथली 2,000 रुपये से अधिक का है, उन भवनों पर यह कानून लागू नहीं होगा। तो आखिर यह कानून लागू किन भवनों पर होगा? जिनका मंथली किराया या तो 2,000 हो या उससे क्या हो, कम हो। ये सतर्क रहना है। यहाँ से भाई जेएस प्री में भी पूछा जाता है। अगला देखिए आपका खंड, किसी ऐसे भवन पर जिसका कोई विदेशी मिशन या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण किराएदार हो। यानी कि कोई विदेशी मिशन या आयोग आया है, किसी भवन को किराए पर लिया है, तो उस भवन पर भी अब यह कानून अप्लाई नहीं होगा। माने इस कानून के तहत उस भवन पर किराए का निर्धारण नहीं किया जाएगा, याद रखिए। या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण मतलब कि इंटरनेशनल एजेंसी कोई आ गई। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ही अपने कर्मचारियों को किसी भवन में ठहराया है, तो ऐसी दशा में उस भवन पर यह कानून अप्लाई नहीं होगा। अगला देखिए भाई, आपका अभी समाप्त नहीं हुआ, थोड़ा बहुत व्यापक और बड़ा ये धारा है। देखिए आपका अब इसके बाद आपका क्लास 2 में पूछा जाता है कि जो नए भवन का निर्माण हुआ, ये भी भाई याद रखिएगा 10 साल वाला पूछा जाता है नियम। अगर किसी नए भवन का निर्माण हुआ है, तो सामान्यतः यह कानून उस पर कितने वर्षों तक अप्लाई नहीं होगा, तो 10 ईयर यानी कि 10 वर्ष। यानी कि अगर किसी नए भवन का निर्माण हुआ है, तो निर्माण की तिथि से कितने साल तक यह कानून उस पर अप्लाई नहीं होगा, कितने साल तक, 10 साल। यानी कि अगर नया, फिर एक बार देखिए, ये भी आपका मैंने पूछा जाता है भाई, अच्छा क्वेश्चन। अगर कोई नई बिल्डिंग बनी है, तो उस बिल्डिंग पर इस कानून के तहत अगले 10 साल तक किराए का निर्धारण नहीं होगा। यानी कि अब लंबा समय दे दिया गया आपका, इस कानून से उस बिल्डिंग को क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। अगला देखिए भाई, आपका आपका लेकिन भी लगाकर पढ़ना है। लेकिन इसको पूरा नहीं पढ़ा जाता, थोड़ा शॉर्टकट में प्रतिबंध पढ़ा जाता है। यदि कोई भवन बना है और वह भवन आपका लोन लेकर बना है, या तो आपने बैंक से लोन लिया यानी कि कर्जा लेकर, आपका हाउस लोन आजकल मिल रहा है, या तो लोन लेकर बना है, या तो आप लोन कोऑपरेटिव बैंक से लिए हैं, या सरकारी बैंक से, या किसी प्राइवेट बैंक से। फिर एक बार सामान्य देखिए, अगर किसी भवन का निर्माण आपका ऋण लेकर, अब लोन नहीं, शुद्ध हिंदी में देखिए, बैंक या सहकारी समिति से आपका ऋण लेकर किया गया है, तो ऐसी दशा में अब 10 साल की जगह उस भवन को छूट मिलेगी और 15 साल मिलेगी। फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए, तो
अगर कोई नए भवन का निर्माण होता है तो यह कानून उस पर कितने दिनों तक अप्लाई नहीं होगा? तो 10 साल, माने लागू नहीं होगा। और अगर ऐसे भवन का निर्माण बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या आपका किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आपका ऋण लेकर किया गया है तो बस एक लाइन समय बढ़ा देना है। अब कितने दिनों तक उस भवन पर इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा? तो समय बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा तो कितने साल हो जाएगा आपका? 15 साल। बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं भाई। अगला देखिए, अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि जहां किसी भवन का निर्माण 26 अप्रैल 1985 को या उसके पश्चात पूरा हो, वहां इस उपधारा में 10 वर्ष की अवधि के निर्देश को उस दिनांक से जब भवन का निर्माण पूरा हो गया है 40 वर्ष की अवधि माना जाएगा। यानी कि 3 एंगल से आप देखिए, देखिए आपका 3 एंगल से समय देखिए, जेस में ज़्यादा पूछा। एक हमने बताया 10 साल, एक हमने कितना बताया 15, और कितना देखना है 40। तीनों का अलग अलग भाई दिमाग में बैठाइए। पहला नियम ये है कि अगर कोई नया भवन निर्मित होता है तो यह कानून सामान्यतः 10 साल तक उस भवन पर लागू नहीं होगा। यानी कि 10 साल तक अगले इस कानून के लागू करने से उस भवन पर छूट दी जाएगी। यानी कि इस कानून के तहत आपका किराए का निर्धारण इत्यादि नहीं किया जाएगा। अगर कोई भवन ऋण या उधार या डेट लेकर बना है तो ये 10 साल की अवधि बढ़ जाएगी। और कितने साल तक यह कानून उस पर अप्लाई नहीं करेगा? 15 साल। फिर आपका एक 40 साल देख लिया जाए। एक डेट दी गई है और वह डेट है 26 अप्रैल 1985। अगर कोई भवन 26 अप्रैल 1985 के बाद बना है तो ऐसी दशा में ये जो 10 साल की छूट थी यह कितनी की छूट मानी जाएगी? 40 साल। यानी कि 40 साल तक उस भवन पर यह कानून अप्लाई नहीं होगा। फिर एक बार समझिए भाई, जो लोग एजेह दे रहे हैं, चांस रहता है ज़्यादा पूछने का। नए भवन का निर्माण तो 10 साल, आपका लोन लेकर निर्माण तो 15 साल, और अगर 26 अप्रैल 1985 के बाद कोई भवन बना है तो अब पूरा बहुत लंबा समय दे दिया। कितने साल? 40 साल। इस प्रकार आपका धारा 2 भी भाई समाप्त हो गई। अब आइए आपका धारा 2A से भी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। बताइए। हाँ हाँ, कुछ इस देखिए, इस तारीख को जरूर कुछ हुआ होगा, हमें पता नहीं है। क्योंकि आपका निश्चित तौर पे आपका कुछ या तो संशोधन कानून में हुआ होगा या कुछ, हाँ संशोधन ही हुआ होगा। और आपका कुछ न कुछ जरूर होता है, तभी भाई डेट दी जाती है, नहीं तो ऐसे नहीं दी जाती। हाँ, प्रोविजो जोड़ा गया हो या जो भी हो, अपना तमाम उतना नहीं पढ़ना है। अगला देखिए भाई, आपका सेक्शन 2A, यहाँ से भी आपका मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। पहले मॉडल बना लिया जाए तब आपका बताया जाए। देखिए, आप पहले कंसेप्ट भाई 2-4 लाइन बनाइए तब आपका यहाँ से मॉडल बनाया जाए। देखिए, जब किसी किराएदार को भवन किराए पर देना है तो ऐसी दशा में जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे या नियत प्राधिकारी, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, वह प्रदेशन आदेश या अलॉटमेंट लेटर जारी करती है। यानी कि आपका प्रदेशन यानी कि एक
प्रमाण पत्र आपको दे दिया गया, आपको मैंने अधिकार दिया गया कि आप इस मकान में किराएदार के रूप में आपको मैंने अनुमति दी जाती है कि आप इस मकान में किराएदार के रूप में रहिए। इसी को अलॉटमेंट लेटर कहा जाता है या अलॉटमेंट आर्डर कहा जाता है या प्रदेशन आदेश। आगे पढ़ना डिटेल में। फिर एक बार देखिए, सामान्य नियम यह है कि भाई किराएदार के पक्ष में प्रदेशन आदेश दिया जाता है और उस आदेश के अनुसरण में वह किराएदार आपका किराए पर मकान पाता है। अब क्वेश्चन यहाँ जो मेंस में बना है वह ये बना है कि उस परिस्थिति का उल्लेख करिए जहाँ की अलॉटमेंट आर्डर या प्रदेशन आदेश के बिना भी किराएदार को माने मकान मालिक किराएदार को रख सकता है। फिर एक बार देखिए, उस परिस्थिति का उल्लेख करिए जहां प्रदेशन आदेश के बिना भी, अलॉटमेंट आर्डर के बिना भी, एंट्री करने के आदेश के बिना भी मकानदार किसी व्यक्ति को अपने भवन में किराएदार के रूप में आपका रख सकता है। यही मेंस में आपका क्वेश्चन बनता है। अगर अलॉटमेंट के बावजूद भी रखने का पूछे तो सेक्शन 2A लिखना है। याद रखिए भाई, कौन सी धारा? 2A। ये मेंस में भाई आ चुका है, थोड़ा सतर्क रहना। ये भी धारा लंबी है, छोटी नहीं धारा है और तमाम इसमें आपका टेक्निकल पॉइंट आएंगे और आपका एचएएस प्री के लिए भी कई इसमें क्वेश्चन निकाले जाएंगे। देखिए, पहले आपका लाइसेंस समझिए। लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति। देखिए भाई, पहले लाइसेंस पढ़िए तब आपका बीआरएक शुरू किया जाए, क्योंकि लाइसेंस जब तक आएगा नहीं तब तक यह धारा भी आएगी नहीं। देखिए, लाइसेंस सुने है कि नहीं? रोज लाइसेंस ले रहे हैं, हथियार का लाइसेंस ले रहे हैं, इसके बाद आप लोग वाहन चलाने का लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति। लाइसेंस की हिंदी क्या होती है? अनुज्ञप्ति। अब अनुज्ञप्ति करती क्या है ये देखिए। अनुज्ञप्ति का पूछा है जेस में भाई, पूछा जाएगा। ये आपका पूछा जाता है जेस में भी। इजमेंट एक्ट है, यानी कि भारतीय सुखाधिकार अधिनियम है, जो जे के लिए पढ़ना है आगे। भारतीय सुखाधिकार में सुखाधिकार यानी कि इजमेंट और लाइसेंस में अंतर भी पूछा जाता है और लाइसेंस की परिभाषा। तो भाई उतना तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक लाइन दिमाग में बैठाइए। लाइसेंस का मतलब ये हुआ कि जो कार्य अवैध होता, यदि आप अनुज्ञप्ति या लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं तो लाइसेंस बस ये करता है कि अवैध कार्य को किस में कन्वर्ट कर देता है? वैध में। फिर एक बार देखिए, लाइसेंस अवैध कार्य को वैध में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो कार्य आप ऐसे करते तो वह अवैध होता, लेकिन अगर आपको उस कार्य को करने का लाइसेंस मिल गया तो वह अवैध कार्य आप अब क्या हो जाएगा? वैध। बस एक लाइन, जैसे कि वाहन चलाना। अगर आप बिना डीएल के वाहन, डीएल माने अनुज्ञप्ति है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस में आपको अधिकार नहीं दिया गया, अनुज्ञप्ति दी गई, यानी कि लाइसेंस दिया गया है, और अगर आप बिना डीएल के वाहन चलाते तो वह कार्य अवैध होता और आप दंड के क्या होते? ट्रैफिक एक्ट के तहत भागी। लेकिन आपको सरकार ने लाइसेंस आपको वाहन चलाने का दे दिया,
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यह जो अवैध कार्य आप करते, अब लाइसेंस मिल गया तो क्या हो गया, वैध। अब हथियार पर दो तीन पहले उदाहरण देखिए। शराब बिक्री पर आ जाए, बिना आपका अगर ऐसे शराब बेचिए तो वह कार्य अवैध, और अगर सरकार से क्या ले लीजिए, लाइसेंस, तो वह अवैध कार्य क्या हो जाएगा, वैध। इसी प्रकार हथियार में भी अगर ऐसे हथियार लेकर कार मने चलिए या रखिए तो अवैध, और सरकार से क्या ले लीजिए, लाइसेंस या अनुज्ञप्ति, तो हथियार लेकर चलना क्या होगा, वैध। यानी कि एक लाइन दिमाग में बैठा लेना है कंसेप्ट कि अनुज्ञप्ति या आपका लाइसेंस, इंग्लिश में लाइसेंस कहते हैं, हिंदी में अनुज्ञप्ति, ये वैध कार्य को नहीं, अवैध कार्य को वैध बना देती है। अब इसी प्रकार अब धारा 2A का कंसेप्ट देखिए। कल डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपका प्रवेशन आदेश जारी नहीं किया गया है, तो क्या मकान मालिक को यह अधिकार है कि नहीं कि वह किसी व्यक्ति को लाइसेंस दे दे, अनुज्ञप्ति दे दे और किराएदार के रूप में रख ले। देखिए, अनुज्ञप्ति में आपको अधिकार नहीं मिलता, सतर्क रहिएगा। अनुज्ञप्ति, जो अनुज्ञप्ति में किराएदार रहेगा उसे किराएदार नहीं माना जाएगा, क्योंकि कानूनन ये भाई बहुत डिटेल में चल जाएगा, लेकिन बस एक लाइन याद रखिए। अनुज्ञप्ति में आपको केवल और केवल वह कार्य करने की अनुमति दी जाती है जो अगर बिना अनुज्ञप्ति के करते तो कार्य क्या होता, अवैध। अनुज्ञप्ति या लाइसेंस में कंडीशन लगी रहती हैं, शर्तें लगी रहती हैं, और यदि आपने उन शर्तों का उल्लंघन किया तो आपका लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, या तो सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग वाहन का लाइसेंस देखिए, वो भी रद्द हो जाता है। आप डीएल देखिए, वो भी क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है। हथियार का लाइसेंस देखिए, वो भी रद्द हो जाता है। शराब बेचने का लाइसेंस वो भी क्या होता है, रद्द। यानी कि लाइसेंस में क्या लगी रहती हैं, शर्तें, और अगर शर्तों का व्यक्ति उल्लंघन किया तो सतर्क रहिएगा, अनुज्ञप्ति या अनुमति को क्या किया जाता है, रद्द। तो जो अनुज्ञप्ति देता है उसका नाम क्या है, अनुज्ञप्तिदाता, और जिसे अनुज्ञप्ति दी जाती है, लाइसेंस दिया जाता है, उसे अनुज्ञप्ति धारी कहा जाता है। तो नाम याद रखिएगा, जो मकान मालिक अनुज्ञप्ति देता है तो उसे क्या कहा जाएगा, अनुज्ञप्तिदाता। और किसको अनुज्ञप्ति दिया है, किराएदार को, तो उसे अब क्या कहा जाएगा, अनुज्ञप्तिधारी। अब देखिए भाई, बैरेक्ट आपका सुखाधिकार से भी थोड़ा बहुत बता दिया गया और खूब क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका धारा 2A, फिर एक बार मॉडल बना दें हम कि उन दशाओं का उल्लेख करिए जहां बिना प्रदेशन आदेश के ही मकान मालिक द्वारा किसी किराएदार को भवन किराए पर उठाया जा सकता है। तो वे दशाएं कहाँ दी गई हैं, तो धारा 2A। देखिए अब 2A सही रहेगा। अल अल्पावधि की अनुज्ञप्ति के लिए विशेष उपबंध। 2A में देखिए अल्पावधि, इसका मतलब ये हुआ कि अनुज्ञप्ति जीवन भर के लिए यहाँ नहीं मकान मालिक देगा, अल्पावधि यानी कि कम समय के लिए। तो आप लोग भी बताइए थोड़ा कोरिलेट करके, डीएल में जो आपको लाइसेंस सरकार देती है वह क्या लाइफ टाइम के लिए देती है कि समय लगाती हैं? तो कितने समय के लिए, 20 साल, 10 साल है, 20 साल है, 20 साल के लिखा रहता है।
कब ये डीएल एक्सपायर होगा, स्पष्ट रूप से कानून में क्या रहता है वहीं डीएल पर ही लिखा रहता है कि कब एक्सपायर होगा। यानी किसी प्रकार जैसे शराब का लाइसेंस हुआ तो आपका एक एक साल पर क्या होता है, आपका दिया जाता है, नीलामी होती है। देखिए आगे भाई आपका, तो यहाँ भी मकान मालिक किसी व्यक्ति को किराएदार के रूप में लाइसेंस देता है कि रखिए, तो जीवन भर के लिए नहीं दे सकता, वह समय एचजेएस के लिए प्री के लिए भी याद रखना है। लेकिन पहले बेरक शुरू किया जाए तब भाई। भाई 3-4 क्वेश्चन है इसमें टेक्निकल, और फिर एक बार अच्छे से देखिए बेरक। देखिए, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहले इस शब्द का मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस कानून की किसी धारा में अगर कोई विपरीत बात भी लिखी गई है तो धारा 2A के प्रावधान लागू होंगे और उन विपरीत बातों का असर धारा 2A के प्रावधानों पर नहीं पड़ेगा। तो विपरीत बात क्या लिखी गई है, अभी हमने बताया कि बिना प्रदेशन आदेश के मकान मालिक किसी व्यक्ति को मकान किराए पर नहीं देगा। लेकिन इसके विपरीत बात कहाँ लिखी गई है, धारा 2A में। तो कैसे दे सकता है, लाइसेंस देकर कैसे दे सकता है, और बिना प्रदेशन या अलाटमेंट आर्डर के। देखिए आपका भाई, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी स्वामी के रूप में या किराएदार के रूप में या किसी अन्य हैसियत से किसी भवन के अध्यासीन कोई व्यक्ति, अध्यासीन का मतलब कि आपका अध्यासीन का मतलब होता है कि जिस मकान पर जिस व्यक्ति का आधिपत्य हो या जिस मकान पर जो व्यक्ति स्वामी हो। भाई फिर एक बार समझिए शब्दों को, ना है तो लिख लीजिए। आपका अध्यासीन का मतलब ये हुआ कि जो स्वामी हो या जो अधिभोगी हो और किराए पर देने के उसे क्या है अधिकार, या जो न्यासी हो ये भी कह सकते हैं, यानी कि उस मकान के बारे में अधिकार रखता हो। देखिए, अध्यासीन कोई व्यक्ति जिसे इस धारा में आगे अनुज्ञप्तिदाता कहा गया है, किसी अन्य व्यक्ति को जिसे इस धारा में आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है, 3 मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्णतया अस्थायी आवास स्थल में धारा 16 के अधीन किसी प्रदेशन आदेश के बिना अध्यासन के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है। तो समय याद रखिए भाई, लाइसेंस पर अगर किराएदारी को देते हैं लाइसेंस क्रिएट करके, तो अधिकतम कितने दिन के लिए दे सकते हैं, 3 माह। वहीं रट्टा मारना है कितने दिन के लिए। फिर एक बार उदाहरण देखिए तब नाम भी है। ए इस मकान का स्वामी है, ध्यान समझिए। तो सामान्य नियम यह है कि यह आपका धारा 16 के तहत जब जिला मजिस्ट्रेट अलाटमेंट आर्डर या प्रदेशन आदेश जारी करेंगे, तब ए उस व्यक्ति को अपना मकान किराए पर देगा। लेकिन धारा 2A इसके विपरीत बात करती है और ए इस मकान का अब आपका मालिक है, तो ए चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति यानी कि बी को इस मकान में रहने के लिए लाइसेंस दे सकता है, अनुज्ञप्ति दे सकता है। तो कितने दिन के लिए दे सकता है, अधिकतम 3 मास। और आपका जो अनुज्ञप्ति देगा यानी कि एक कहा जाएगा अनुज्ञप्ति दाता, और जिसे अनुज्ञप्ति दी गई है उसका क्या नाम होगा, अनुज्ञप्ति धारी। यानी कि समय याद रखिएगा कितने समय के लिए,
बिना अलॉटमेंट आर्डर के 3 माह, ये जरूर याद रखिए भाई। अधिकतम कितना समय, तो ये याद रखना है 3 मास। अगला देखिए, प्रतिबंधी चलना यानी कि परंतु चलने हैं। परंतु यह है कि संयुक्त रूप से अनुज्ञा अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा ऐसी अनुमति के प्रदान किए जाने का प्रज्ञापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भवन या उसके भाग के अध्यासन के दिनांक के 1 मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को किया जाएगा। चूंकि मकान किसको आप किराए पर देंगे, इसका निर्धारण प्रदेशन आदेश जारी करके जिला मजिस्ट्रेट करता है। अतः आपका अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति दिए जाने के 1 मास के अंदर किसको सूचित कर दें, जिला मजिस्ट्रेट को, कि हमने इस मकान को इनको लाइसेंस पर क्या किया है, दिया है। फिर एक बार देखिए कॉन्सेप्ट भाई। चूंकि मकान को आप किसे किराए पर देंगे, इसका निर्धारण डीएम द्वारा होगा और क्या जारी करके, अलॉटमेंट आर्डर। लेकिन जब बिना अलॉटमेंट आर्डर के ही मकान मालिक ने यानी कि मकानदार ने किसी व्यक्ति को किराए पर मकान दे दिया, लेकिन लाइसेंस जारी करके, लाइसेंस देकर, तो कम से कम डीएम को क्या करिए, इस बात की सूचना दे दीजिए। तो समस्या ये है कि डीएम को सूचना ये लोग कितने दिन के अंदर देंगे, 1 मास। फिर एक बार समय भाई याद रखिए, अनुज्ञप्ति अधिकतम कितने दिन के लिए दी जा सकती है, 3 माह। और कितने दिन के अंदर डीएम को सूचना दी जाएगी आपका कि हमने अनुज्ञप्ति पर ये मकान दिया है, कितने दिन, 1 माह। वही समय याद करते रहे। अगला देखिए, अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा ऐसे अस्थायी अध्यासन की अधिकतम अवधि को कुल मिलाकर 6 माह तक के लिए, जिसमें अध्यासन की मूल अवधि भी सम्मिलित है, बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर मकान मालिक आपका देता है लाइसेंस पर कि रहिए किराए पर, तो कितने माह के लिए, 3 माह। और डीएम अगर चाहें तो इस 3 मास की अवधि को बढ़ा सकते हैं। तो कितना कर सकते हैं, अधिकतम 6 माह। तो 6 माह जो ये करते हैं, क्या ये मकान मालिक द्वारा जो 3 मास का नियम है उसके अलावा होगा, कि 3 मास समाहित करते हुए, हाँ समाहित करते हुए, अलग नहीं, सतर्क रहिएगा। यानी कि फिर एक बार देखिए, मकान मालिक ने अधिकतम 3 मास के लिए किसी किराएदार को लाइसेंस दिया कि वह हमारे मकान में रहे, किराएदारी नहीं, लाइसेंस, माने किराएदार के रूप में रह रहा है लेकिन किराएदार है नहीं, क्या है वो, अनुज्ञप्तिधारी। सतर्क रहे भाई, आगे बताया जाएगा। अब अगर फिर एक बार समय देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर मकान मालिक देते हैं लाइसेंस पर कि रहिए हमारे मकान में किसी को, तो अनुज्ञप्तिधारी को अधिकतम कितने दिनों के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है, 3 मास। और जब लाइसेंस दिया गया तो उसके 1 मास के अंदर अनुज्ञप्तिदाता और अनुज्ञप्तिधारी इस बात की लिखित सूचना किसको देंगे, डीएम को। डीएम चाहें तो इस 3 मास की अवधि को और बढ़ा सकता है, और अधिकतम कितना कर सकता है, 6 माह। 6 माह कहाँ से गिना जाएगा, तो जिस दिन अनुज्ञप्ति दी गई, 3 माह के बाद नहीं, कब से, जिस दिन अनुज्ञप्ति दी गई। ये 2 बार बताया कि भाई थोड़ा कठिन जरूर है ये कानून, ये नहीं कि आपका शुरुआती दौर में थोड़ा कठिन है। और चूंकि भाई कोई
नए लोग बिल्कुल अनजान है इस कानून से, तो थोड़ा बहुत आपका समस्या रहती है, इसीलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं लोग। और जितने देश के भी लोग हैं इन्हीं कानूनों से परेशान हैं। यानी कि जितने फोन आते हैं बस आपका लोकल और माइनर। तो भाई इसीलिए चलाया जा रहा है शुरुआती दौर में कि यूपी जे आते आते ज़्यादातर माइनर और लोकल हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, ताकि जो डर भय इससे हैं वह इस बार पूरी तरह क्या हो जाए। हाँ, फिर एक बार आगे पढ़ाया जाएगा मेंस के टाइम में क्रैश कोर्स टाइप का अलग से। लेकिन इस बार तो भाई अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ें देखिए आगे भाई। आपका आगे इसको देखिए, समय पर थोड़ा एक दो कोरिलेट करिए, क्योंकि वहाँ भी कई नए लड़के दिमाग उल्टा चला देते हैं। तो दो तीन जगहों से मैं कोरिलेट कर रहा हूँ समय बढ़ाने पर। जैसे कि आपका समय बढ़ाने पर सीआरपीसी दो देखिएगा, आपका एक 144 और दूसरा 144A, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की 144 और 144। तो अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो उसका आदेश राज्य सरकार यदि चाहें तो 2 मास के बाद और इसको 6 मास तक बढ़ा सकते हैं। 6 मास में हैं, तो नए जो खिलाड़ी हैं ये कि ये 6 माह में ही 2 मास क्या है समाहित, ऐसा नहीं है। 2 माह आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट और आपका राज्य सरकार कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, 6 माह। तो टोटल अवधि कितना हो गया, 8 माह। लेकिन आपका वाले में ऐसा नहीं है। मकान मालिक अधिकतम कितने दिन के लिए दे सकते हैं, 3 माह। और डीएम चाहे तो और इसको कितना बढ़ा सकते हैं, 3 माह। यानी कि टोटल अवधि 6 माह। भाई किराया नियंत्रण में फिर बैक हो जाइए सीआरपीसी 144 के तहत आदेश देश का अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं, तो केवल कौन यहाँ देंगे, और डीएम देंगे तो 3 माह के लिए। और राज्य सरकार चाहे तो कितना बढ़ा सकती है माह के लिए, तो अधिकतम कितनी हो सकती है 144 ACRPC में, हर हाल में 9 माह। तो ऐसे ही भाई समझना है, उल्टा नियम ना लगाइएगा दिमाग में, अलग अलग नियम है। अगला देखिए भाई, आगे देखा जाए इसमें आपका 2 प्रतिबंध हुए, तीसरा प्रतिबंध देखिए। प्रतिबंध यह भी है कि अंतिम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भवन या उसका भाग खाली करने के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उसी भवन या उसके भाग के संबंध में किसी अन्य को इस प्रकार अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। यानी कि बार बार आप अनुज्ञप्ति तत्काल तत्काल नहीं दे सकते। एक उदाहरण से समझिए, ए मकान मालिक था और बी को आपका अपने मकान में रहने का लाइसेंस दिया, मैंने अनुज्ञप्ति दी, लाइसेंस दिया। लाइसेंस बताइए अधिकतम कितने माह के लिए दे सकता है, 3 माह। और डीएम चाहे तो और कितना बढ़ा सकते हैं, 3 माह। अधिकतम अवधि 6 माह। मान लीजिए 6 माह बीत गया, 6 माह से अधिक होगा नहीं किसी हाल में, और अनुज्ञप्तिधारी या लाइसेंस धारी अब मकान खाली करके क्या हुआ, चला गया। तो क्या मकान मालिक उसी मकान को पुनः तुरंत लाइसेंस पर किसी को दे सकता है कि नहीं, रहने के लिए नहीं दे सकता। कम से कम कितने दिन का गैप होना चाहिए, 1 वर्ष। यानी कि ये 6 माह जैसे ही वो मकान खाली किया, कौन, अब 1 वर्ष
मकान मालिक किसी व्यक्ति को वह मकान रहने के लिए लाइसेंस पर नहीं देंगे। कितने साल, याद रखिए, प्रतिबंध है भाई, थोड़ा कठिन है और अच्छे से नए लोग। हाँ, 6 माह के बाद, एक सेकंड देख ले रहा हूँ। खाली करने के दिनांक से 1 साल, हाँ, माने 6 माह बाद। फिर एक बार देखिए, जिस दिन लाइसेंस धारी मकान खाली कर देता है उस दिन से अगला 1 साल गिना जाएगा। याद रखिएगा, जिस दिन क्या करता है मकान खाली, यानी कि 6 माह के बाद, अगर अधिकतम समय है तो 6 माह के बाद 1 साल। मान लीजिए कि 2 ही माह रहा तो 2 माह के बाद 1 साल, एक ही दिन रहा तो एक दिन के बाद 1 साल, 2 दिन रहा तो 2 दिन के बाद, कंडीशन देखी जाएगी। हाँ, आपका कंडीशन देखकर भाई ये किया जाएगा। अगला देखिए, यह नहीं समझा जाएगा कि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी धारा 20 के प्रयोजनार्थ किराएदार हैं, यद्यपि वह ऐसे अध्यासन के लिए किराया देता है या किराया देने का देनदार है। यानी कि अगला नियम आया कि जब लाइसेंस दिया गया और आपको भवन में रहने के लिए, तो क्या इस लाइसेंस धारी को कानूनन किराएदार माना जाएगा कि नहीं? तो कानून ऐसे लाइसेंस धारी को किराएदार की श्रेणी में नहीं रखता। भले वह किराया देता हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस कानून के तहत ये भी प्रावधान है, इस कानून के तहत उसे किराएदार की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ऐसा इसलिए नियम बनाया गया, तो क्योंकि किराएदार नहीं रखा गया, बस क्या दिया गया है, लाइसेंस, इसलिए। अगला देखिए, खंड 3 भाई, यह नहीं समझा जाएगा कि ऐसे भवन या भाग पर ऐसे लाइसेंस धारी का अध्यासन ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के कारण धारा 12 के अर्थानुसार समाप्त हो गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यह नहीं समझा जाएगा कि ऐसे भवन या भाग पर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का अध्यासन माने कब्जा ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के कारण धारा 12 के अर्थानुसार समाप्त हो गया है। यानी कि मकान खाली नहीं माना जाएगा। एक लाइन में जानिए, ज़्यादा नहीं। अगर किसी को मकान मालिक ने लाइसेंस देकर रखा घर में, तो भाई कानूनन तो वह किराएदार नहीं माना जाएगा। मकान मालिक उससे पैसा भी वसूल रहे हैं किराया, लेकिन क्या मकान खाली माना जाएगा कि नहीं? जब रह रहा है लाइसेंस धारी तो मकान खाली नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि मकान क्या है, किराएदार रह रहा है। अगला देखिए आपका खंड 4, जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खाली किए गए भवन या उसके भाग के संबंध में धारा 16 के अधीन प्रदेशन मकानदार की सहमत के सिवाय नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइसेंस धारी ने वह मकान खाली कर दिया तो डीएम मकान मालिक की सहमत से ही अलाटमेंट आर्डर क्या करेंगे, जारी। यानी कि जब तक कि आप अलाटमेंट आर्डर डिटेल में न पढ़ लेंगे तब तक भाई थोड़ा समझना मुश्किल है, तो आगे आएगा फिर बैक हुआ जाएगा। अगला देखिए भाई आपका 5वां, यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात भवन या उसका भाग खाली करने में चूक करता है या इनकार करे, तो अनुज्ञप्तिदाता उसे बेदखल करने के लिए नियत प्राधिकारी को आवेदन दे सकेगा और नियत प्राधिकारी बेदखली का आदेश देगा
और उसका आदेश अंतिम होगा। लेकिन अनुज्ञप्तिधारी को भी सुनवाई का क्या दिया जाएगा? मौका। अब देखिए भाई, समस्या फिर गंभीर हो गई। ए ने बी को लाइसेंस दिया कि तुम हमारे मकान में रहो, तो अधिकतम 3 माह के लिए दे ही सकता है, दे दिया 3 माह के लिए। अब किराया भी बी से ले रहा है, बी किराएदार भी नहीं है। अब बी क्या काम किया कि 3 माह बीत गया और मकान खाली नहीं कर रहा है, तो ए को अधिकार है कि यह लाइसेंसधारी या अनुज्ञप्तिधारी या बी के खिलाफ आवेदन करे, नियत प्राधिकारी के समक्ष, प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के समक्ष, और ये कहे कि बी को हमने 3 माह के लिए लाइसेंस पर मकान दिया था रहने के लिए, और 3 माह के बाद भी ये खाली नहीं कर रहा है, अतः इस मकान को इस लाइसेंसधारी से क्या कराया जाए? खाली। तो बताइए, अब नियत प्राधिकारी क्या मकान मालिक को सुनकर, यानी कि मकान मालिक नहीं, यहाँ आपका आज्ञप्तिदाता, क्या कहा जाएगा? क्या केवल आज्ञप्तिदाता को सुनकर मकान खाली करवा देंगे या आज्ञप्तिधारी को भी सुनेंगे? तो आज्ञप्तिधारी को भी क्या करेंगे? सुनेंगे। उसके बाद आदेश पारित करेंगे। अगर आदेश हो गया कि बी मकान क्या करे? खाली, तो बी का क्या कर्तव्य है? मकान खाली कर दे। और अगर खाली नहीं करता तो नियत प्राधिकारी किसका प्रयोग करेंगे? बल का। और बल का प्रयोग करके पुलिस वोलिस आएगी और इनका सामान उमान कहाँ निकलवा देगी? सब इनको उठा के बाहर। भाई कहाँ निकाल देगी? क्योंकि बल का प्रयोग किया जाएगा और जबरदस्ती उठाकर कहाँ कर दिया जाएगा? हाँ, रोड पर कर दिया जाएगा सामान उमान। ये लाइसेंस, जैसे कि आपका एक लास्ट उदाहरण देखिए इसी से रिलेटेड। देखिए आपका पट्टा, देखिए सबसे अच्छा है, पट्टा में भी यही आपका लगभग चलता है। सरकार ने एक व्यक्ति को 99 साल के लिए लीज पर या पट्टे पर जमीन दी। 99 साल बीत गया तो सरकार चाहे तो जब लीज का समय बीत गया तो पट्टे की जमीन क्या कर सकती है? ले सकती है। और तमाम इलाहाबाद की बिल्डिंगें सरकार की लीज पर हैं। लीज का मतलब जब चाहे सरकार क्या करे? तोड़ कर ले ले। यानी कि आधा सिविल लाइन ही लीज पर है। अंग्रेज जब आए तो वह आपका कटरा भी है। अभी आपका कटरा में तोड़ फोड़ मने मचने वाला था, अभी हुआ नहीं ज़्यादा। तब तक व्यापारियों ने विरोध किया, तो जो लखनऊ से टीम आई थी, पुराना इतिहास निकाली थी 2-3 साल पहले का, और व्यापारियों से कहे कि शांत रहिए, ये सब जमीनें किसकी हैं? सरकार की। अगर पुराना इतिहास खोद दिया जाए तो सब मकान ढह जाएंगे, इसलिए क्या रहिए, थोड़ा बहुत जाए तो क्या रहिए, शांत रहिए। आप 100-150 साल पहले का देखिए, ये सब जमीनें लीज की हैं। आपका सिविल लाइन में आधा लीज की है भाई। तो जिनकी जिनकी लीज समाप्त हो रही है, आप देखिए सरकार अब धीरे धीरे कई मकानों को क्या की? सिविल लाइन में तोड़ दी। इधर आप इस चौराहे पर देखिए, आपका धोबी घाट के थोड़ा बगल में तमाम मकान तोड़ दिए गए, अच्छे अच्छे, क्योंकि वे सारी जमीनें लीज पर थी और लीज का समय अब क्या हो गया है? समाप्त। लीज का मतलब कि सरकार ने आपसे किराया लिया और आपको कब्जा दिया कि आप इतने समय के लिए जमीन का क्या करिए? प्रयोग। और जैसे इस समय बीता तो सरकार क्या कर सकेगी? उस जमीन को ले सकेगी, क्योंकि भाई पट्टा रेनुअल ही ना करे तो तमाम जमीनें हैं, सरकार चाहे तो क्या कर सकती है?
ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अलग बात है कि शांति से बैठी रहती हैं। जब पार्क बनाना हो या रोड बनाना हो तब उसे याद आता है, या कोई बिल्डिंग बनाना हो। तो भाई रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तो सीपीसी चलेगी आपका 15 मिनट बाद अभी।